हेलो दोस्तों, आज हम लोग लेके आए हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस 9 जुलाई 2022 और 10 जुलाई 2022। आज के न्यूज़पेपर में कुछ ज़्यादा था नहीं और कल कुछ पर्सनल कमिटमेंट की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, लेकिन वो सारे आर्टिकल्स जो इम्पोर्टेंट थे वो सारे आर्टिकल्स को आज कवर करके प्रेजेंट किया जा रहा है। तो हम लोग चलते हैं अपने मेन जो एजेंडा है उस पे। पर्सनालिटी ऑफ द डे हमारा पहला चीज। तो कल जो है मृत्यु हो गई थी शिंजो आबे जी की। तो आज हमारे जो पर्सनालिटी हैं हमने उन्हीं को रखा है। उनका जो पूरा कैरियर है वो न्यूज़पेपर में आया था, वो इस डायग्राम में पूरे क्लियर तरीके से दिख रहा है कि कब जन्म हुआ था, कहाँ से उन्होंने पढ़ाई की। एक चीज यहाँ पे ये दिखता है कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड इनका पहले से था। इनके दादाजी स्वयं प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे, इनके पिताजी फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके थे। तो इस तरीके के पॉलिटिकल बैकग्राउंड से होते हुए उसके बाद भी उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद फिर वो इस प्रोफेशन में आए हैं, इस नोबेल प्रोफेशन में उन्होंने किया है। और उनका जो टर्म रहा है जापान के प्रधानमंत्री के तौर पे, वो टर्म सबसे लंबा रहा है आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो इतने लंबे समय के लिए उन्होंने जापान को अपनी नीतियों से प्रभावित किया है और जो मेजर उनका प्रभाव रहा है वो उनका इकोनॉमिक पॉलिसीज रही हैं, जिनको कि आबेनॉमिक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो आगे आते हैं हम लोग इनकी पर्सनैलिटी को लेके। हाँ, एक और जो ट्रिब्यूट दिया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उनका भी आर्टिकल है। वो सारी बातें कवर की गई हैं। अगर आप चाहें तो इस आर्टिकल को भी पढ़ सकते हैं, उसमें काफ़ी सारी बातें हैं टोटल समराइजेशन के तौर पे उनकी पर्सनैलिटी को लेके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिंजो आबे जी के रिश्ते को लेकर। तो ये आर्टिकल अच्छा है। ये हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों में ही आया था ये ट्रिब्यूट। उसके अलावा एक और जो आर्टिकल था वो था विथ इंडिया फॉर इंडो पैसिफिक। तो ये इंडिया जापान रिलेशनशिप में आबे ने क्या रोल निभाया है और पास्ट में क्या रिलेशन रहा है उसको लेके था। तो जो मेजर आज का हमारा लेवल ऑफ डिस्कशन, जो मैटर ऑफ डिस्कशन रहेगा, वो हम इनकी पर्सनैलिटी को लेकर करेंगे। आगे आने वाले दिनों में इंडिया जापान रिलेशनशिप भी अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे जब किसी समिट या कुछ उस तरीके का कुछ ऑर्गेनाइज होता है। तो आज हम लोग टारगेट करते हैं जो हमारे पर्सनालिटी हैं उन पे। तो इनको जो बात है वो मैंने बता दिया आपको कि इन्होंने पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन किया। जापान के प्राइम मिनिस्टर ये बने 2006-07 में और फिर 2011 से 20 में। फिर इनको प्राइम मिनिस्टर का पद इन्होंने खुद छोड़ा था हेल्थ रीजन के कारण। और जो इंडिया के साथ में रिलेशन रहा है जापान का, उसमें शिंजो आबे जी की बहुत ही अहम भूमिका रही है। उस अहम भूमिका में जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिखा है। जैसे कि जो इंडो पैसिफिक का कंसेप्ट है वो शिंजो आबे जी ने 2007 में इंडियन पार्लियामेंट में ही दिया था, वो जब यहाँ पे विजिट पे आए थे। तभी से ये कंसेप्ट आगे बढ़ा है कि इंडो पैसिफिक को एक यूनिट की तरह देखा जाए और टोटल जो इसका सिक्योरिटी है, इकोनॉमी है, जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट है, वो हम लोग टोटल एक ओवरऑल पिक्चर की तरह दोनों एरिया को मिला के देखा जा सकता है। तभी से ये ग्रुपिंग आगे बढ़ा है। फिर 2016-17 के आसपास में हमारा सिविल न्यूक्लियर डील भी साइन हुआ जापान के साथ में, और जिसके बेसिस पे वो एनएसजी में मेंबरशिप के लिए भी हम लोग को सपोर्ट कर रहा है जापान। फिर ओवरसीज डेवलपमेंट असिस्टेंस, ये प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय ही शुरू हुआ था। ये आबे जी जो थे उनके समय पे भी इसका चलन कंटिन्यू रहा। इसके तहत में भारत को बहुत सारा पैसा मिला है। बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भारत में अभी भी फंक्शनल है, अभी भी उनका प्रोजेक्ट अभी बन रहा है। बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, जैसे मुंबई दिल्ली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, ये सारे ही प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं विद द हेल्प ऑफ जापान। और जो वहां से लोन मिलता है उसका फायदा यह है कि बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे होता है और बहुत ही लंबे टेन्योर के लिए हम लोग को लोन मिल जाता है।
अगली जो बात है वो ग्लोबल लेवल पे है कि ग्लोबल लेवल पे कैसे इंडिया और जापान आबे जी के टाइम पे साथ में आए थे। तो जो ग्रुपिंग्स है, जैसे अभी जो क्वाड आया है, क्वाड में इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए हैं। तो ये जो क्वाड है, इसकी भी नींव अगर देखी जाए तो शिंजो आबे के ही टाइम पे इसको फॉर्मलाइज किया गया। फिर अगली बात ये थी कि चाइना को काउंटर करने के लिए अफ्रीका में मार्केट को कैप्चर किया जाए, मार्केट को उस तरीके से हम लोग उसमें जाएं, तो उसके लिए AAGC बनाया गया, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर। फिर जो डिजास्टर संबंधित जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसका रेजिलियंस बढ़ाने के लिए, डिजास्टर को अच्छे तरीके से हम लोग झेल सकें, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उस चीज को झेल सके, इसके लिए कोलिशन बनाया गया, CDRI, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सारे ही कंट्रीब्यूशन हमारे और जापान के बीच में शिंजो आबे जी के टाइम पीरियड में ही आया है। इनको इंडिया में भी रिकॉग्नाइज किया गया इनके एफर्ट को, और इनको 2014 में जो रिपब्लिक डे हुआ था उसके चीफ गेस्ट के तौर पे इनको आमंत्रित किया गया था। पिछले साल ही 2021 में इनको पद्म विभूषण भी अवार्डेड किया गया था। और इनकी जो मृत्यु हुई है उसके तारीख को हमारे देश में एक दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया गया। तो ये दिखाता है कि भारत और जापान के रिश्तों में शिंजो आबे जी की क्या भूमिका रही। तो इस आर्टिकल में हमारे पास इतनी ही बातें थी। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं, इंडिया जापान रिलेशनशिप में भी ये सारी बातें आएंगी, तो हम लोग उस एंगल से भी इसको कवर करके ध्यान में रख सकते हैं। हम लोग आते हैं आज के पहले आर्टिकल, जो मेन जो आर्टिकल था उस पे। ये आर्टिकल दिखाता है कि सिर्फ ट्रीज कहीं पे प्लांट कर देना वो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ये एक अल्टरनेट सॉल्यूशन ऑफर करता है, फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन, उसी चीज को ये बताता है। तो हम लोग आर्टिकल पे आगे आते हैं, जो डिस्कशन पॉइंट है। आर्टिकल स्टार्ट होता है कहां से कि एक इवेंट को डिस्कस किया गया है, जहां की मानसा डिस्ट्रिक्ट पंजाब का गांव है एक, नानगल खुर्द। उस गांव में करीब करीब 100 महिलाएं पेड़ लगा रही थी मनरेगा वाले जो प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत में। साथ में 50 जो लोकल क्लब है वो भी इन्वॉल्व, लोकल क्लब का जो यूथ मेंबर था वो भी इन्वॉल्व था, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी सपोर्ट इनको मिल रहा था। तो ये दिख रहा था कि काफी कम्युनिटी इन्वॉल्व कराते हुए प्लांटिंग का काम कराया जा रहा है। तो ये ज्यादा बेहतर तरीके से काम करेगा, ज्यादा सस्टेनेबल होगा। अब यहाँ पे एक डेटा हमारे सामने है, इस डेटा को हम लोग लिख के रख सकते हैं कहीं पे भी, और इसको यूज किया जा सकता है कई जगहों पे। जैसे IUCN, जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है एक, जो कि क्लाइमेट कंजर्वेशन, नेचर कंजर्वेशन की डायरेक्शन में काम करता है। इनका रिपोर्ट के हिसाब से ये है कि जो डिफॉरेस्टेशन है और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन है, इसकी वजह से जो हमारा ग्रीन हाउस गैस इमिशन है उसका करीब करीब 12% इसकी वजह से हो रहा है। तो कहीं पे भी अगर पॉइंट आता है जहां पे हमको फॉरेस्ट डिग्रेडेशन या डिफॉरेस्टेशन वाली बात लिखनी है, तो इस डेटा को कोट किया जा सकता है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो उसी प्रकार से आप इसका नोट्स बनाएंगे, लिख के रखेंगे। तो खैर हम लोग आ जाते हैं मेन जो इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है, वो डिस्कशन है कि फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन, इस मेथड पे। इस प्रोसेस में क्या होता है कि हम लोग टोटल का टोटल जो लैंडस्केप है फॉरेस्ट का, उसको रिस्टोर करने की बात करते हैं। तो ये तभी संभव होगा जब हम लोग टोटल जो वहां का लोकल कम्युनिटीज हैं उसको भी इन्वॉल्व करें इस प्रोसेस में। और सिर्फ यहाँ पे पेड़ लगाना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, बल्कि जो हमारा एक्चुअल ऑब्जेक्टिव है कि टोटल जो इन्वायरमेंट है उस एरिया का, जो इकोसिस्टम है, जो कि इन्वॉल्व करेगा लोकल कम्युनिटीज को, फ्लोरा एंड फाउना दोनों चीजों को, और भी काफी सारी चीजें होंगी, उन सारी चीजों को ये इन्वॉल्व करेगा, जिससे कि पूरा का पूरा जो जंगल का एरिया है वो फिर से रिस्टोर हो सके, सिर्फ प्लांट्स नहीं। तो इस जो अप्रोच है, इस अप्रोच में सिर्फ एक तरीके का, जैसा जनरल प्लांटिंग में क्या होता है कि एक तरीके का प्लांट ही लाइन से लगा दिया जाता है, वो जनरल प्लांटिंग है। लेकिन इसमें उस चीज को नहीं किया जाता है। इसमें फोकस ये किया जाता है कि जो प्लांट की स्पीसीज हैं वो बहुत ही डाइवर्स हों, बहुत प्रकार के हों, और जो प्लांट लगाए जाएं वो ज्यादातर नेटिव स्पीसीज हों, जो वहां के क्लाइमेट में ढल चुके हों, बहुत अच्छे तरीके से वहां सरवाइव करेंगे। इसका एक एग्जाम्पल भी इसमें दिया था कि पंजाब में एक लोकल नेटिव स्पीसीज को ट्राई किया गया, तो
उसमें ये हुआ कि सर्वाइवल रेट करीब करीब 90% था। तो ये सर्वाइवल रेट भी ज्यादा करेगा और जो क्लाइमेटिक कंडीशन, एग्रोनॉमिक कंडीशन, उसको भी उस बेहतर अडेप्ट कर पाएगा वो नेटिव स्पीसीज। तो इस अप्रोच के बारे में तो हम जान गए। अब इसका पोटेंशियल क्या है, कितना एरिया अवेलेबल है, तो उसके लिए एक डेटा है कि जो पोटेंशियल एरिया अवेलेबल है ग्लोबली लैंडस्केप रिस्टोरेशन के लिए, वो हमारे पास 2 बिलियन हेक्टेयर है ग्लोबली, जो कि इंडिया में उसी में से 140 मिलियन हेक्टेयर इंडिया में है, 2 बिलियन में से ही, जिसको कि हम लोग रिस्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ पे जनरल सी कुछ बातें आई हैं जो कि जंगल के बारे में बोला जाता है, लेकिन ये पढ़ना और इसको देखना क्यों इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग समझ लेते हैं पहले, क्योंकि ये पहले तो हर एंगल से इसको कवर करने की कोशिश की गई है और कुछ फैक्ट फिगर ऐसे हैं जो कि सामान्य से दिखने वाले चीज को भी बेहतर प्रेजेंटेबल फॉर्म में दिखाए जा सकते हैं। जैसे पहली बात की इन्वायरमेंट जो इकोसिस्टम है उसको पूरा रेगुलेट करेगा, हमारा जो कार्बन साइकिल है, क्लाइमेट चेंज है, उसको टैकल करने में हमारा मदद करेगा। तो इसमें जो एक डेटा दिया गया है नोट करके, उसको हम लोग ध्यान में रख सकते हैं कि जो फॉरेस्ट हैं वो करीब करीब 2.6 बिलियन टन ऑफ CO2 वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो कि जो हमारे द्वारा फॉसिल फ्यूल यूज करते हुए जितना भी CO2 इमिट होता है उसका 33% है लगभग। तो 1/3 हम लोग सिर्फ फॉरेस्ट को अगर बचा लें तो वहीं से टैकल हो जाएगा, ये यहाँ पे दिखता है। साथ में अगर और फॉरेस्ट बढ़ाएंगे तो ये कैपेसिटी को और भी इंक्रीज किया जा सकता है। फिर उसके बाद फिर इसमें ह्यूमन एंगल ऐड किया गया, ये तो आपको इकोसिस्टम और इन्वायरमेंट के लेके हो गया। अब जो ह्यूमन एंगल है उसमें ये चीज है कि बहुत सारी जिंदगियां, बहुत सारी जीविका, जो लाइवलीहुड और लाइफ्स हैं वो निर्भर करते हैं कि जंगल से उनको क्या रिसोर्स मिल रहा है। तो वो जंगल से बहुत सारे रिसोर्स जो गुड्स उनको मिलते हैं, बहुत सारे सर्विसेज जैसे हनी हो गया, तेंदू लिप्स हो गया, तो काफी सारी फैसिलिटीज उस पर डिपेंडेंट हैं बहुत सारे पर्सन, मोस्टली इन द ट्राइबल एरियाज। फिर जंगल की जो भूमिका है सॉइल फर्टिलिटी में है, क्योंकि ह्यूमस जो पत्ती टूट के नीचे आएगी वो फर्टिलिटी ऐड करने में मदद करेगी, वाटर अवेबिलिटी को इंप्रूव करेगी, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगी, फूड सिक्योरिटी में हेल्प करेगा और टोटल का टोटल जो रूरल इकोनॉमी है हमारा उसको इंपावर करने में मदद करेगा। और अगर देखें तो सॉइल इरोजन उसको कंट्रोल में रखेगा, फ्लडिंग सिचुएशन को आने से रोकेगा। और एक चीज और ये है कि वुमेन एम्पावरमेंट में भी इसका बहुत बड़ा रोल है अगर हम लोग पेड़ लगाते हैं तो। क्यों? तो वो कि अगर घर के अंदर ही कुछ वैसा पेड़ है जिससे कि एडिशनल अमाउंट में न्यूट्रिशन मिल सकता है महिला को, जैसे घर में अगर किसी फ्रूट का पेड़ है तो वो महिला खा सकती है बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के। और साथ में क्या है, कुछ नया इनकम अपॉर्चुनिटीज भी वुमेन के लिए जनरेट होगा जिससे वो अपना पैसा कमा सकेगी और अपने न्यूट्रिशन पे खर्च कर सकती है। तो ये इसका फायदा यहाँ पे इन्होंने दिखाया। अब बताया इन्होंने इस आर्टिकल में कि इसके दिशा में क्या क्या काम किया गया है। तो वो जो बॉर्न चैलेंज था उसकी बात की गई है इस आर्टिकल में कि 2011 में इसको अडॉप्ट किया गया था, जिसका कि टारगेट था 150 मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड इसको रिस्टोर करना 2020 तक, और जो कि 2030 तक 300 मिलियन हेक्टेयर, 350 है वो एक्चुअली, तो इसको आप लोग ठीक कर लेंगे, 350 मिलियन हेक्टेयर है 2030 तक। और तो इस डायरेक्शन में इंडियन गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम है, बहुत सारे प्रोग्राम इस डायरेक्शन में चलाए गए हैं, जैसे कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन। ये क्या होता है कि अगर किसी जंगल वाले एरिया को डाइवर्ट करके इंडस्ट्री या कुछ वैसा बनाया जा रहा है या फिर माइनिंग के लिए उसको दिया जा रहा है, तो उसके बदले में जितने भी जंगल कटेंगे उतना ही अमाउंट में पेड़ जो है उस कंपनी को लगाना होगा, या फिर उसको उतना पैसा जितना कि खर्च होने वाला है वो कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड में जमा कराएगा। तो फिर अगला पॉइंट है कि नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम वो शुरू किया गया है, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, नगर वन स्कीम की जो क्लस्टर्स बनाए जाएंगे हर सिटीज में इस तरीके से कि वो अर्बन जंगल की तरह बने। फिर जो यूथ हैं उसको ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम उसके लिए शुरू किया गया है। तो इंडियन गवर्नमेंट के साइड से काफी सारे प्रोग्राम्स किए गए हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे हर्डल्स हैं इस प्रोसेस में, जैसे कि एरिया आइडेंटिफाई करना कि किस एरिया को आपको रिस्टोर करना है,
फिर उसको आपको कंटिन्यूटी दिखाना होगा कि कंटिन्यूटी में अगर एरिया रहेगा तभी वो पूरा जंगल इकोसिस्टम की तरह डेवलप करेगा। ऐसा अगर रहेगा पैचेज में, यहाँ पे थोड़ा सा फिर थोड़ी दूर जाके थोड़ा सा, तो उसमें फिर प्रॉब्लम आएगी, वो पूरे तरीके से जंगल के तौर पे कन्वर्ट नहीं हो पाएगा कभी भी। फिर ट्री प्लांटिंग एक्टिविटीज में जो रिसर्च का एरिया है उस पर जरा सा भी यहाँ पे कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है, तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होंगे, उनका कन्फ्लिक्ट हो सकता है बेस्ड ऑन दियर इंटरेस्ट। जैसे जंगल वाला है तो वो चाहेगा किसी और तरीके का पेड़ लगे, जो बाहर सिटीज होंगी वो चाहेंगी उसको वुड वहाँ से सप्लाई हो जाए तो उस तरीके का पेड़ लगे, तो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। फिर अगला जो प्रॉब्लम है वो फाइनेंसिंग का है कि फंड कहाँ से मिलेगा, तो ये सारे चैलेंजेज हैं। इस आर्टिकल में जो बात कही गई कि जो प्रोसेस होना चाहिए वो वही जो स्टार्टिंग में उन्होंने इवेंट बताया था कि हर कोई इन्वॉल्व है, पूरा कम्युनिटी, यूथ क्लब, आपका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हर कोई इन्वॉल्व है उस प्रोसेस में। तो ये कम्युनिटी लेड प्रोसेस अगर होगा तभी ये अच्छे तरीके से सस्टेन किया जा सकता है, लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट पूरे सोसाइटी को, पूरे कम्युनिटी को मिल सकता है। तो इस आर्टिकल में इतना ही था। हम लोग आते हैं अगले जो हमारा पार्ट है उस पे, ये है राइजिंग कॉस्ट ऑफ डिले। इस आर्टिकल में बात की गई है कि जो एमएसएमईज हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, इनको जो पेमेंट दिया जाता है उसमें डिले जो होता है उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं और किस किस वजह से पेमेंट डिले में हो रहा है, तो वो सारी चीजें, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो इसी आर्टिकल में इसी चीज को डिस्कस किया गया था। तो स्टार्टिंग यहां से होता है कि एक एस्टिमेट है, उसके हिसाब से पेमेंट का अमाउंट लगभग 6.3 लाख करोड़ से लेके 10.7 लाख करोड़, ये अमाउंट जो है डिले हुआ है एमएसएमईज को इन द ईयर 2020-21। और एवरेज डेज ऑफ डिले ये देखिए तो माइक्रो इंडस्ट्रीज के लिए जो नंबर ऑफ एवरेज डे है डिले का 194 है, जबकि स्मॉल के लिए 68 डेज है और मीडियम इंडस्ट्रीज के लिए 46 डेज है। तो हम देखते हैं कि जितना छोटा इंडस्ट्री है उसको उतना ही ज्यादा डिले फेस करना पड़ रहा है पेमेंट में, जो उसको पेमेंट मिलना है, जो उन्होंने सर्विसेज या गुड्स प्रोवाइड कर दिए उसके बाद फिर उसका पेमेंट होना है, तो पेमेंट होने में कितना टाइम लग रहा है उसकी बात की गई है। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। तो देखते हैं हम लोग क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो सबसे पहला क्या है कि जितना ज्यादा पेमेंट उसका डिले होता जाता है उतना ही उसका जो अमाउंट है उसका वैल्यू नीचे चला जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन है, उसका कॉस्ट है, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वो काफी सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व है। तो जैसे जैसे डिले होता जाएगा उसका खुद का वैल्यू ही नीचे चला जा रहा है उस अमाउंट का। जैसे 100 रुपए आज का 100 रुपए 10 दिन के बाद का, 3 महीने बाद के बराबर नहीं होगा, उससे कम होगा इन जनरल, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है उसका वैल्यू जो है थोड़ा बहुत खाता है। फिर दूसरी बात की जो एमएसएमईज हैं उनका वर्किंग कैपिटल ही काफी छोटा होता है और वो इस प्रोसेस में डिले की वजह से लॉक होकर रह जाता है, फंस के रह जाता है पैसा, क्योंकि उन्होंने तो अपना जो सर्विस प्रोवाइड करना था उसके लिए उन्होंने अपनी पूंजी लगा दी थी, उसके बाद फिर उनको पेमेंट मिलना है, तो वो पेमेंट जब तक उनको वापस नहीं मिलेगा तब तक वो कैपिटल को दोबारा उस इंडस्ट्री में लगा करके रन करके वापस से पैसे नहीं कमा सकते हैं, उनका पैसा वहां पे फंसा रहेगा। फिर अगला जो इम्पैक्ट है कि ऑलरेडी जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए वो काफी ज्यादा है, क्योंकि वो ज्यादा इनफॉर्मल सेक्टर से ही पैसा उठाते हैं, तो उनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ऑलरेडी ज्यादा है और उसके बाद फिर ये डिले उनको झेलना पड़ता है। तो ये तो एक बात हो गई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग की। दूसरा बात यह है कि उनका मार्जिन जो है जिसपे वो ऑपरेट करते हैं वो बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटे मार्जिन पे वो सामान बेचते हैं, तो ये उनके प्रॉफिट मार्जिन भी छोटा है, उनके पास पैकेट कम है कि वो इतना डिले को झेल पाए। फिर अगला जो इसका इम्पैक्ट है वो ये होता है कि जो एमएसएमईज हैं उनको एक एडिशनल पैसा खर्च करना पड़ता है इस पैसे को कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी एमएसएमईज ऐसी हैं जो कि सिर्फ पैसा कलेक्ट करने के लिए एम्प्लॉयज हायर करके रखी हैं कि आप वहां से पैसा लेके आओ, तो ये उनके कॉस्ट में एक एक्स्ट्रा बर्डन की तरह ऐड हो जाता है। गवर्नमेंट के साइड से क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं, तो गवर्नमेंट के साइड से समाधान पोर्टल एक बनाया गया जिसमें कि जो कंप्लेंट्स हैं एमएसएमईज के वो रजिस्टर किए जाएं और उसका फास्टर डिस्पोजल हो। लेकिन इस पोर्टल पे भी ये पाया गया कि वेरी लो डिस्पोजल रेट कंप्लेंट्स का था, बहुत ही कम, जैसे कि अभी भी जो है 1 लाख कंप्लेंट्स पेंडिंग है, जिसका कि टोटल अगर अमाउंट हम लोग देखें तो करीब करीब 25,000 करोड़ रुपए का अमाउंट ये होगा जो इन्वॉल्व है इस प्रोसेस में।
फिर अगला जो गवर्नमेंट के साइड से स्टेप लिया गया वो था TREDS पोर्टल। ये ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम है। इस पोर्टल के तहत में जो MSMEs हैं उनको फाइनेंसिंग या डिस्काउंटिंग दोनों तरीके की फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड की जाती है। फाइनेंसिंग मतलब क्या है, जो उनको ट्रेड से पैसा मिलने वाला है वो पैसा हम लोग क्या है कि यहाँ एडवांस में उसको दे दिया जाए, या फिर उसको जो पेमेंट होना है उसके थ्रू से पेमेंट करवा दिया जाए, या अगर जो बायर है वो करंट में उस पैसे को नहीं दे पा रहा है तो उसको कोई तीसरी एजेंसी पैसे दे दे डिस्काउंटेड रेट पे, ताकि वो पैसा आगे लगा के अपना बिजनेस बढ़ा सके। लेकिन ये टोटल जो फैसिलिटी है ट्रेड्स पोर्टल का, ये आपको तभी फंक्शनल होगा, इसकी यूटिलिटी तभी होगी जबकि MSME रजिस्टर्ड होगा, फॉर्मल वे में काम कर रहा होगा। लेकिन हम लोग पाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री तो अभी भी इनफॉर्मल ही चल रही है, तो उसके लिए भी उतना ज्यादा कारगर ये साबित नहीं हो पा रहा। तो ये जो आर्टिकल था उसी का है। फिर जो इसमें वे फॉरवर्ड जो इसमें सजेस्ट किया गया है वो ये है कि जो हाईएस्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट है वहां से एक बार कॉल दिया जाए कि MSMEs के पेमेंट में डिले ना हो। फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री के लेवल से, या फिर जो मिनिस्ट्री हैं MSME को लेके, वो कंसर्न मिनिस्ट्री, उसके मिनिस्टर वो अपील करें कि इस तरीके का कोई भी पेमेंट ना हो, और जो बायर है उनके साइड पे अकाउंटेबिलिटी इंफोर्स किया जाए कि आपको टाइमली पेमेंट करना है और उसका बेटर रेगुलेशन हो। फिर तीसरी जो बात आर्टिकल में सजेस्ट की गई है कि MSMEs का फॉर्मलाइजेशन कराया जाए, उसका फॉर्मलाइजेशन बेहतर होगा तो अपने आप जो TREDS पोर्टल है उसका वो फायदा उठा पाएंगे। और अगला सजेशन है कि MSMEs को अपना एसोसिएशन बनाना चाहिए कि वो टाइम, अगर ये एसोसिएशन बन जाता है तो वो एक कलेक्टिव वॉइस के तौर पे अपनी बात रख सकेंगे और टाइमली पेमेंट के लिए कंपनीज को फोर्स कर सकेंगे। तो इस आर्टिकल में हमारे पास इतना था। हम लोग चलते हैं अपने अगले आर्टिकल पे लेके। अगला आर्टिकल हमारा एनर्जी पॉवर्टी को लेकर के था। इस आर्टिकल में जो काम की बातें थी, कुछ डाटा था वही काम का था, उसके अलावा पूरे आर्टिकल में कुछ ऐसी भी बातें हैं जो आप बहुत ज्यादा उसको आगे ले नहीं जा सकते, क्योंकि इसमें बहुत जगह पे ये बोला जा रहा है कि वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो ऑयल के एक्सप्लोरेशन और इस चीज पे कम ध्यान देके रिन्यूएबल को ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, जिससे कि और पुअर को दिक्कत हो रही। तो ये सारी बातें हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कहीं पर रख नहीं पाएंगे। इस वजह से इसका जो मेन क्रक्स है, मेन डाटा है, उसको हम लोग उठा लेते हैं और उसके आगे फिर इस आर्टिकल को छोड़ेंगे। तो इसमें जो मेन डाटा है वो ये है कि टोटल नंबर ऑफ एनर्जी पुअर पीपल आपका लैटिन अमेरिका, एशिया और अफ्रीका, ये 3 कॉन्टिनेंट में 3 बिलियन लोग हैं जो कि एनर्जी पुअर कैटेगरी में आते हैं। और इसी डाटा को अगर हम लोग और साउथ एशिया लेवल पे लेके आए तो ये नंबर सिर्फ साउथ एशिया में ही 1 बिलियन पार कर जा रहा है। फिर एक और जो करंट सिचुएशन है उसको देखते हुए कुछ बात कही गई है, जिसमें कि वो बहुत सारे जो एनर्जी इकोनॉमिस्ट हैं वो सजेस्ट करते हैं कि जो रशियन ऑयल पे जो वेस्टर्न सैंक्शन लगाया गया है उसकी वजह से करीब करीब $22 का पर लीटर पे इंपैक्ट पड़ा है। तो ये $22 का जो इंपैक्ट है उसको उन्होंने टर्म दिया है यूक्रेन प्रीमियम। यूक्रेन प्रीमियम ये है ऑन द लाइन ऑफ एशियन प्रीमियम। एशियन प्रीमियम क्या होता है कि एशिया की कंट्रीज जो हैं उनको अगर ऑयल लेना होता है तो वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है कंपेयर टू वेस्टर्न मार्केट, क्योंकि वो अपना उनका ब्रेंट क्रूड ऑयल और इस तरीके से बहुत सारे मेथड्स हैं, टूल्स हैं, जिसकी वजह से वो उसको रेगुलेट कर पा रहे हैं। उनके प्राइसेस कम हो जाते हैं, उनको जो प्राइस मिलना है वेस्टर्न यहाँ से ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज से वो उनको कम में मिल जाता है कंपेयर टू एशियन कंट्रीज। तो इसी जो एशिया को ज्यादा देना पड़ रहा है तेल के लिए पैसा, उसको एशियन प्रीमियम का नाम दिया गया। उसी लाइन पे इस फिनोमेना को यूक्रेन प्रीमियम का नाम दिया गया। तो इस वाले आर्टिकल में ये था। और हम लोग आज से एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं कि हम लोग डेली एक क्वेश्चन आपको देंगे आर्टिकल में, और इस क्वेश्चन को आप आंसर करके हमारे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर सकते हैं। अगर आप आंसर करना चाह रहे हैं, लिखना चाह रहे हैं, तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लिख के हमारे पोर्टल पे डाल सकते हैं, जो टेलीग्राम चैनल है। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और इसका जो मॉडल आंसर या फिर जो चीजें मैक्सिमम होनी चाहिए इस आंसर में, वो हम लोग
एक दिन बाद देंगे ताकि आपको लिखने का समय मिले। तो आज का क्वेश्चन हम लोग एक बार देख लेते हैं कि एमएसएमईज आर द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, स्टिल दे हैव नॉट बीन एबल टू रीच देयर एक्चुअल पोटेंशियल लेवल ड्यू टू वेरियस रीजन्स, डिस्कस। तो ये जो है यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग जब सुनेंगे तो ध्यान देंगे। जो स्टिल दे हैव नॉट बीन एबल है, वहां पे इनेबल लिखा गया है बाय मिस्टेक, दे हैव नॉट बीन एबल टू रीच देयर एक्चुअल पोटेंशियल लेवल। तो इसमें क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो अपना पूरा एक्चुअल पोटेंशियल को रियलाइज नहीं कर पाए हैं, तो ये आपको यहां पे डिस्कस करना है। तो आज के वीडियो में हमारे पास इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और एक और इनिशिएटिव हम लोग शुरू कर रहे हैं कि प्लेस इन न्यूज और पर्सन इन न्यूज, ये हम लोग कवर करना चाह रहे हैं। तो आज उसका इंट्रोडक्शन वीडियो हम लोग साथ में ही अपलोड करेंगे थोड़ी देर में, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। और क्यों इंपॉर्टेंट है ये, वो भी साथ में उस वीडियो में ही डिस्कस किया जाएगा। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर दिस आर्टिकल, फॉर दिस सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।